वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज अपन लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक का हमारा पार्ट है। चैप्टर हमारा 15 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलो बच्चों इसमें सीखते हैं। सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर से पहले मैं कुछ अलग से जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा कि जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि चलो स्टार्ट करते हैं। पेन भाई साहब हमारे निकाला है, कुछ ज़्यादा ही मोटा है, इनको थोड़ा पतला कर लिया जाए। देखो, हम लोग जब सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, क्या सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में तीन तरह की मटेरियल के बारे में अपन लोग पढ़ते हैं। एक कंडक्टर, ठीक है, दूसरा सेमीकंडक्टर, और तीसरा किसके बारे में अपन लोग पढ़ते हो? तीसरा इंसुलेटर। किसके बारे में पढ़ते हैं? इंसुलेटर। ये सॉलिड स्टेट के ही पार्ट है हमारे, ठीक है ना। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। अब इन तीनों में क्या खास बात होती है, इस बारे में भी अपन लोग अभी डिस्कशन करते हैं एक एक करके कि कंडक्टर क्या है। जैसा कि अपन लोग जानते हैं कि कंडक्टिंग वे मटेरियल्स होते हैं। कंडक्टर हमारे वे मटेरियल होते हैं। बेसिकली जो कंडक्टर हैं ये वो मटेरियल होते हैं जो दो चीजों का फ्लो करते हैं। कौन कौन सा? हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जो फ्लो करते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं, जिसमें हमारे मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे मेटल्स आ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स की, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर तो हम लोगों को पढ़ना ही है, वहीं हम बात कर लेते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर हमारे क्या होते हैं, जो ना तो हीट को फ्लो करते हैं, ये हीट को भी फ्लो नहीं करते और इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो नहीं करते। ये हमारा बेसिक ओवरव्यू है। अब ऐसा क्या रीजन है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते और ये फ्लो कराता है? कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टर्स हमारे कराते हैं, ऐसा क्या रीजन है? तो इसका मेन रीजन ये है कि इंसुलेटर्स जो होता है बेटा, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, केवल बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, या कह सकते हो बाउंड चार्ज केवल होते हैं, फ्री चार्ज नहीं होते, ठीक है ना। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को मूव कराने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। यही ऐसे पार्टिकल हैं जो हमारे हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि कंडक्टर्स के पास हमारे बाउंड चार्ज तो होते ही होते हैं, बाउंड चार्ज के अलावा फ्री चार्ज भी होता है। कैसा? फ्री चार्ज भी होता है। और इस यही फ्री चार्ज यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कंडक्टर के थ्रू, ठीक है। लेकिन जब हम वही बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर्स में हमारे बाउंड चार्ज तो होते हैं, ये तो हमारे इंसुलेटर्स में होते हैं, लेकिन फ्री चार्ज नहीं होते, इसलिए वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता। सेमीकंडक्टर अपन लोगों को पढ़ना है, इसलिए मैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर के, कि सेमीकंडक्टर क्या होता है और ये किस तरह से बिहेव करता है। तो सेमीकंडक्टर जो हमारा बच्चों होता है, वो ना तो इंसुलेटर होता है और ना ही कंडक्टर होता है, इनके बीच का मटेरियल है ये, ठीक है, इन दोनों के बीच का मटेरियल है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो सेमीकंडक्टर द मटेरियल्स which have conductivity and resistivity in between conductors and insulators are called semiconductors। एग्जाम्पल के तौर पे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। एक और खास बात मैं आप लोगों को होती है बच्चों, वो हमारी 4 होती है। वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अब इसी में सेमीकंडक्टर चैप्टर में ही एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा आता है एनर्जी बैंड एंड थ्योरी ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। कि थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या है ये हम आपको समझाते हैं। देखो बच्चों, हम लोग एक बात तो जानते हैं कि अगर हम गैस की बात करें, सिंपल सी भाषा में हम किसके बारे में बात करने जाए, कि अगर हम गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कह लो एटम्स होते हैं, वो काफी दूर दूर होते हैं, काफी एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, यानी इनके बीच का जो इंटर स्पेसिंग होता है आर, ये काफी ज्यादा होता है। जबकि सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये क्लोजली
पैक्ड होते हैं, इनके बीच का जो इंटर स्पेसिंग है ये काफी कम होता है। ये हमारा खास बात है गैस और सॉलिड में। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो गैस के कंपैरेटिवली और सॉलिड के कंपैरेटिवली थोड़ा कम इंटर स्पेसिंग होता है, यानी कि गैस के लिए अगर लिक्विड के लिए अगर हम बात करें तो एक एटम दूसरे एटम से ज्यादा दूर तो नहीं होता, लेकिन गैस के कंपैरेटिवली सॉलिड के कंपैरेटिवली दूर होता है और गैस के कंपैरेटिवली पास में होता है। ठीक है, अब हम आपको इसके और आगे की कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। उस चीजों को आपको ध्यान से समझना है कि क्या क्या होता है यहाँ पे एनर्जी के साथ और कैसे होता है, क्योंकि हम लोगों का जो टॉपिक है वो है एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो देखो मेरे बच्चों, जब हम एक ये एटम है और एक ये एटम है, ठीक है ना, आप देखो इनके बीच की डिस्टेंस काफी दूर है, तो इसका जो जो भी अपना रीजन होगा, जो भी इसके एनर्जी लेवल्स होंगे या इसका अपना जो भी रीजन होगा, ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी बात है, ऐसा समझ लो, एकदम आसान भाषा में बोले तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर एक मैग्नेट, ये भी एक मैग्नेट है और ये भी हमारा एक मैग्नेट है और दोनों एक दूसरे से काफी दूर है, तो ना ही ये वाला मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, ना ही ये वाला मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर पाएगा। लेकिन जैसे ही एक दूसरे के क्लोज अपन लोग लाते हैं इनको, तो इनके बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल कर पाते हैं। ये अट्रैक्शन और रिपल्सन मैग्नेट में अगर होता है तो लाइक और अनलाइक पोल्स की वजह से होता है, कि दोनों मैग्नेट के अगर अनलाइक पोल है तो अट्रैक्ट कर लेगा और अगर दोनों मैग्नेट के लाइक पोल हैं तो रिपल कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम बात करें एटॉमिक लेवल पे, अगर हम बात करें एनर्जी बैंड की, तो होता क्या है कि जब हम गैस की बात करते हैं तो एक एटम यहाँ पर है और दूसरा एटम इतना दूर है, इनके बीच की जो इंटर स्पेसिंग है काफी ज्यादा है, तो इनका इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो डिस्टेंस घटते ही इनकी जो एनर्जी होती है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम लोग भी जानते हैं कि एनर्जी के साथ क्या सीन होता है। देखो बच्चों, हम लोग एनर्जी का फार्मूला जो पढ़े हैं वो ये, जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो पोटेंशियल एनर्जी में अगर चार्ज पार्टिकल को लेके आप पढ़े हो तो आपने पढ़ा होगा कि के, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिखे कि के Q1 Q2 अपॉन आर, ये हमारा एनर्जी का फार्मूला होता है। इसका मतलब कि जो एनर्जी है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा एनर्जी वैसे वैसे बढ़ेगी। सिंपल सी बात है ना, कि एनर्जी जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हुआ कि जब जब जैसे हमारा आर कम होगा एनर्जी जो है उसकी वैसे बढ़ेगी। तो सिमिलरली जब एक एटम दूसरे एटम के क्लोज आएगा, इंटरेक्ट होगा, सॉलिड फॉर्म करेगा, तो वहां पे एनर्जी का इंक्रीमेंट होता है। अब किस तरीके से एनर्जी का इंक्रीमेंट होता है, कैसे ये हमारे एनर्जी बैंड्स बनते हैं, इस बारे में अब अपन आगे बताने जा रहा हूं और आप ध्यान से हमारे साथ बने रहिए, आपको एक एक स्टेप समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो थ्योरी पार्ट है उसको समझते हैं। जैसे कि देखो, हमारे बोर साहब थे, बोर साहब ने क्या बताया था अकॉर्डिंग टू एनर्जी को लेके, कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी देयर आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, कि किसी भी एटम में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल होता है वो वेल डिफाइंड होता है। क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है। इफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर ब्रॉट क्लोज टू वन अनदर, कि अगर ढेर सारे एटम एक दूसरे के क्लोज लाए जाएं टू फॉर्म अ क्रिस्टल, जब एक क्रिस्टल बनाने के लिए, सॉलिड सॉलिड क्रिस्टल बनाने के लिए, तो दे बिगिंस टू इन्फ्लुएंस ईच अदर। ड्यू टू दिस इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन देयर इज नो मॉडिफिकेशन in the energy level of the electrons in the outer shell, but there is a considerable modification in the energy level of the electrons in the outer shell। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जब सारे एटम्स यानी ढेर सारे एटम एक दूसरे के क्लोज लाए जाते हैं तो उनके बीच में अपना एक इन्फ्लुएंस शुरू हो जाता है और आउटर सेल जो है हमारा, उसके आउटर सेल के एनर्जी में कुछ मॉडिफिकेशन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज को समझते हैं कि किस तरीके से हमारा मॉडिफिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसको समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। किस तरीके से एग्जाम्पल है वो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लिया कि हम एक सेमीकंडक्टर लेते हैं, सेमी कंडक्टर सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर?
भूल गए, 1 से 20 भी नहीं याद है, गधा कहीं का। 14 कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या मिलेगा, ये चीज देखते हैं कैसा होगा कि 1s2 फिर 2s2 2p6 फिर क्या होगा हमारे पास, फिर हमारे पास होगा, आप ध्यान से हमारे साथ बने रहिए कि 3s2 3p2। ठीक है, 14 है तो देखिए पहला जो हमारा ऑर्बिट है 1, ये पूरी तरह से भर गया। दूसरा जो है हमारा ऑर्बिट ये भी पूरी तरह से भर गया, 2 इसमें आ गए, 6 इसमें आ गए। तीसरा जो हमारा ऑर्बिट आ गया ये हमारा ये रहा तीसरा, जिसमें एस तो पूरा फुलफिल है लेकिन पी हमारा अधूरा है। पी में हमारे केवल 2 हैं, जबकि पी की टेंडेंसी इतने की होती है कि पी में हमारे कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें हमारे 2 ही हैं, यानी कि 4 अभी हमारे वैकेंट स्पेस है। 4 इसी वजह से यहाँ पे हम 4 वैलेंसी कंसीडर भी करते हैं। या बेसिक लेवल पे हम ये भी देखें कि हम जो 2 8 8 वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं 18 का, तो यहाँ पे ये भी होता है कि पहला भरा होना चाहिए, दूसरे में 8, तीसरे में या तो 18 हो या तो 8 हो, तब ये स्टेबल होगा। तो पहला वाला तो पूरा भरा हुआ है, यानी के सेल हमारा पूरा भरा हुआ है, के बाद एल आता है, तो एल में हमारे 8 पूरे पूरे हैं क्योंकि 2 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, पूरे 8 भरे हुए हैं। और जब हम एम की बात करते हैं तो एम में हमारे पास है तो 8 होने चाहिए तो 18 होने चाहिए। तो हमने देखा एम में केवल 2 ही हैं और होने चाहिए कितने, सॉरी एम में हमारे केवल 2 4 हैं, केवल 4 हैं, 8 भी नहीं है, तो इसका मतलब कि 4 भरे हुए हैं, 4 हमारा वैकेंट स्पेस है, तो ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी। अब इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं कि डिस्टेंस के साथ इस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है ना, इसके लिए मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा और थिकनेस बढ़ा लेता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। देखो बच्चों 1s हमारा भरा हुआ है, तो 1s के लिए हमने ले लिया, ध्यान से आप लोग हमारे साथ बने रहें, समझते रहें। मान लिया कि हमारा कोई डिस्टेंस यानी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग d के बराबर है, यानी यहाँ पर है, तो हमारा पहला सेल का एनर्जी लेवल ये रहा, दूसरे का एनर्जी लेवल ये रहा, 2p6 का एनर्जी ये रहा, 3s2 का एनर्जी ये रहा, 3p2 का एनर्जी ये रहा। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एनर्जी हमारे हर एक सबसेल की बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारे तीसरे ऑर्बिटल के सबसेल्स हैं एस और पी, ये दूसरे के हमारे सबसेल्स हैं और ये पहला का एक ही है जो कि भरा हुआ है पूरा। तो ये तो पूरे भरे हुए हैं तो इनका तो कोई चेंज होना नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये हमारा लिख रखा है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग यानी आर, ठीक है ना, तो आर है ये, और ये वाई एक्सिस के अलोंग हमारा क्या है, एनर्जी है। वाई एक्सिस के अलोंग हमारा क्या लिखा है, एनर्जी लिखा है। अब आगे चलते हैं कि जैसे ही हम इंटर स्पेसिंग यानी आर को डी से कम किए, आर को डी से कम किए, यहाँ से देखो कम करते जा रहे हैं, तो कम करने से हमको क्या मिल रहा है कि जो 1s का एनर्जी है वो स्टिल वही है, ये भी 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 स्टिल वही है। लेकिन जब ये हम सी पर आते हैं यानी कि इंटर स्पेसिंग इसके बराबर कर दिए, सी के बराबर कर दिए, यानी कि जो हमारे एटम्स पहले ये बहुत दूर दूर थे, इनको अब एक दूसरे के क्या ला रहे हैं, क्लोज ला रहे हैं, क्योंकि हमको सॉलिड फॉर्म करना है। तो मान लेते हैं कि शुरुआत में हमारा डिस्टेंस कोई डी के बराबर था और अब इसको कम करके यहाँ तक ले आए यानी सी के बराबर ले आए, फिर हम ऐसे ही बी के बराबर ले आएंगे, फिर ऐसे ही हम ए तक आएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा है ए बी सी डी। ठीक है ना, तो अब क्लोज ला रहे हैं ताकि हम सॉलिड बना सकें। अब जब हम यहाँ पे लाए कि हमारा जो आर है सी और डी के बीच में था, तो आपने देखा कि एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, यानी कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, उनके साथ एज इट इज बना हुआ है। जब हम सी पे लाए तो सी पे हमें क्या चेंज देखने को मिल रहा है उसको समझते हैं। अब देखना बच्चों, यहीं से खिचड़ी हमारी शुरू होती है, किस तरीके से खिचड़ी पकती है उसको समझना। कि जब हम सी पे आए तो 1s2 के एनर्जी बैंड तो एज इट इज है, 2s2 का एज इट इज है, 2p6 का एज इट इज है। क्यों? क्योंकि ये पूरे भरे हुए हैं और ये आउटर सेल है, आउटर सेल के साथ कंसिडरेबल चेंज होता है, मॉडिफिकेशन होता है, जैसा कि आपको डिफिनेशन में बताया गया है। आप देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इन द, यहाँ पे लिखा है कि बट देयर इज, यहाँ पे आप ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ लिखा है कि देयर इज कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन इन द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। आउटर सेल हमारा कौन सा है, ये तीसरा नंबर वाला, जिसके ये दो एस और पी सबसेल हैं। ठीक है ना, तो तीसरे नंबर के आउटर सेल में हमारा कंसिडरेबल चेंज होता है, जो कंप्लीटली फुलफिल है, इनमें कोई चेंज नहीं होता। तो इंटर स्पेसिंग हम चाहे डी से घटा के सी बी ए तक कर दे, तब भी इनके एनर्जी लेवल में कोई चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 1 2
1s 2s 2p, इन दोनों के एनर्जी लेवल में कोई चेंज नहीं आ रहा, डी पे भी नहीं आ रहा, सी पे भी नहीं आ रहा, बी पे भी नहीं आ रहा है, या एज इट इज बने हुए हैं यहीं पे, और ए पर भी हमारा नहीं आ रहा है, वहां पे एज इट इज बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन इनमें आउटर मोस्ट सेल वाले एनर्जी के साथ हमारे यहाँ पे देख रहे होगे खिचड़ी पक गया है। ये क्या खिचड़ी है, इसी खिचड़ी को हमें समझाना है ताकि आप समझ पाओ आसानी से कि ये खिचड़ी होता क्या है। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा कलर और चेंज करते हैं, कोई डिफरेंट सा लेते हैं। अब देखो सी पे जब हम आए तो एनर्जी हमारा यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ से, और अब बाइफरकेशन देखने को मिल रहा है। ये किस तरीके का बाइफरकेशन है ये समझते हैं कि जो हमारा 3s 2 वाला है, इसका जो लीनियर स्ट्रक्चर था एनर्जी, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन केवल यहीं पे लाई कर रहे थे, एक पर्टिकुलर वैल्यू था। अब ये सी से जैसे जैसे आर की वैल्यू कम होता है, ये क्या होता है कि चेंज होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये केवल अब इस एनर्जी लेवल में ना रह के बल्कि एक रेंज में वेरी करने लगते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे बहुत अलग अलग एनर्जी लेवल की बैंड बनती है। ठीक है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ ऐसे ऐसे लाइन हमने बना दिए। अब ये जो लाइन जो 3s2 इलेक्ट्रॉन था, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 केवल पहले यहाँ C से पहले तक, यानी C से लेके D के बीच में, ये इसी में लाई कर रहे थे। लेकिन जैसे C से हम इंटर एटॉमिक स्पेसिंग यानी R को कम करते हैं, वैसा ही क्या देखने को मिलता है कि जो 3s2 वाले इलेक्ट्रॉन है, अब ये इतने दूर में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करेंगे, तो ये अपना एक इतना इनकी चौड़ाई हो गई कि नहीं हो गई। सिमिलरली जो 3p2 है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी बदतमीजों की तरह घूमना शुरू कर दिए, ये भी ऐसे ही आ गए, ये भी इतने दूर में मिलने लगे, यहाँ से लेके इतने दूर में। ठीक है ना, तो इन चीजों को ही हमें समझना है कि ये इतनी चीजें कैसे हो रही हैं, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको ही हमें और समझाना है कि ये होता कैसे है। आप समझो कि पहले, इसको मैं फिर से इरेज कर रहा हूँ, जगह की थोड़ी सी कमी है, और ज़्यादा हमें स्पेस ना लेते हुए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आप लोग समझ पाओ। ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल जाए। ठीक है ना बच्चों, तो जगह की बहुत किल्लत हो जाती है जब हम लोग नोट्स पे चीज़ें पढ़ाते हैं। ठीक, और इसको ड्रॉ करें फिर बताएं, ये भी कोई बड़ी बात तो है नहीं, समझ जाओगे आसानी से कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले इस लेवल में मिलते थे C से और D के बीच तक, अब C से जैसे ही इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कम किया गया, अब आपको देख रहे हो ये इतना दूर, इतना इतना इतने में भ्रमण करने लगे। वहीं जो 3p वाले 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये भी चेंज कर अपना यहाँ से यहाँ तक मिलने लगे, यानी इतने दूर में चेंज होने लगे। अब यहाँ पे क्या सीन देखने को मिला इसके बाद कि जब हम इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस B से कम किए, तो जो 3p के इलेक्ट्रॉन है और 3s के इलेक्ट्रॉन है, आप देख रहे हो यहाँ तक ये डिस्टेंस कि ये ओवरलैप कर गए, यानी यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा रहा है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ रहा है, यानी आपस में ये सब मिल गए एकदम इस तरीके से। और उसके बाद जब इंटर स्पेसिंग और कम किया गया, तो अब यहाँ से चेंज होना शुरू हमें हो गया। और एक क्या देखने को मिलता है, ये जो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन ये हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन यानी चारों इलेक्ट्रॉन अब क्या कर रहे हैं कि ये बाइफरकेट हो गया, देख रहे हो, एक अलग, ये एक अलग इधर बैंड बन गया इन्हीं का, और एक नीचे की तरफ आ गया। अब ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे मिलने लगे, और ये वाला हमारा खाली हो गया, ये वैकेंट हो गया। तो इसी से हमारा बना, ये देख रहे हो, कंडक्शन बैंड। और ये जिसमें हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, जिसमें चारों चारों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ये चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो इससे बना हमारा वैलेंस बैंड। और इनके बीच में ये जो गैपिंग क्रिएट हो गया, इसी को कहा जाता है एनर्जी गैप, जिसको कि Eg से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो कंडक्शन बैंड है, अगर इसमें हमारा कोई इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और यही चीज इंसुलेटर में नहीं होता है। इंसुलेटर में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड में कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होते हैं, सारे के सारे बाउंड चार्ज होते हैं। इसके आगे चाहे, और ये एनर्जी गैप जो होती है इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होती है, यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की जो गैपिंग होती है बहुत ज्यादा होती है, जबकि यही गैपिंग हमारे सेमीकंडक्टर में इतनी है। और जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, तो कंडक्टर की अगर बात करते हैं तो समझना कि कंडक्टर ये है, तो वैलेंस बैंड ये है, तो कंडक्शन बैंड ये होगा, और ये गैपिंग कम होगी, मॉडरेट, ठीक है ना, बहुत कम है ये, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में ये थोड़ी सी ज्यादा है। यानी अब क्या होता है कि अगर जरा सा भी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन
वैलेंस बैंड वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसको एनर्जी दे दी जाए तो ये यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं और कंडक्शन बैंड में आते ही यहाँ से ये क्या शुरू कर देते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, करंट फ्लो होने लगता है, हीट भी पास होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमारे सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करा दिया जाए तो उनको इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ने का मतलब ये हो गया कि जो वैलेंस बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके यहाँ पे चले जाते हैं। तो ये सीन होता है इस पूरे डायग्राम का मतलब कि किस तरीके से इंटरस्पेसिंग को कम करने के साथ साथ ये हमारे नीचे के जो सेल थे जो कि कंप्लीटली भरे हुए थे, इनके साथ कोई चेंज नहीं हुआ, इनकी एनर्जी ज्यों की त्यों एज इट इज बनी रही। लेकिन जो हमारे आउटर सेल थे जो कि वैकेंट स्पेस था, यहाँ पे इनमें वैकेंसी थी, 4 की वैकेंसी थी, वहां पे हमारा क्रिएट हुआ इंटर स्पेसिंग कम करने के साथ साथ एक ऐसा भी सीन हमें देखने को मिला कि दोनों सेल के सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में लाई करने लगे। लेकिन जब इंटर स्पेसिंग और कम किया गया तो ये सभी के सभी वैलेंस बैंड में आ गए और ऊपर एक अलग बैंड मिल गया जो कि फ्री फ्रॉम चार्ज था। ठीक है, फ्री फ्रॉम चार्ज था, और उनके बीच में एक गैपिंग देखने को मिली, जिस गैपिंग को हम लोगों ने क्या कहा, एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी गैप कहा। अब अगर हम जरा सा भी एनर्जी देते हैं तो एनर्जी देने से क्या सीन होता है कि बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और वो कंडक्शन बैंड से में जो इलेक्ट्रॉन हमारे हैं वो फ्री चार्ज की तरह काम करते हैं, और वही हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर हुआ? तो इस पूरे फिगर में ही होता है, और ये बड़ा आसान है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इससे रिलेटेड नीचे थ्योरी होती है, आप लोगों के बुक में भी दी गई होती है, वो आप लोग पढ़ सकते हो घर पे आसानी से, और इस तरीके से आपको मिलता है। ठीक है, ये फील्ड है, ये वैलेंस बैंड है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। इसमें आप देखो तो ये वैलेंस बैंड का ये वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन है, और ये इम्पिटी है, ये इम्पिटी है। जब हम यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ये तुरंत जंप करके कहाँ जाएगा, इसमें आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो यहाँ के हैं ये जंप करके यहाँ आ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं तो यही फ्री चार्ज यानी यही फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यही चीजें हैं, यही आपको समझना होता है, बाकी और कुछ ज्यादा समझना नहीं होता है। इसी एनर्जी बैंड के कॉन्सेप्ट पे आप यहाँ देख पा रहे हो, थिकनेस कम हो जाए भाई, थिकनेस को कम कर दिया जाए, कलर चेंज। अब देखिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर में आप देख पा रहे हो कि कंडक्शन बैंड हमारा जो है और वैलेंस बैंड है, ये देखो ओवरलैपिंग है। ठीक है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में ओवरलैप किए हुए हैं, तो यहाँ पे फ्री चार्ज ज्यादा होता है, और यही फ्री चार्ज हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जबकि इंसुलेटर है, इंसुलेटर में आप देख रहे हो कि हमारा कंडक्शन बैंड यहाँ पे है, अब वैलेंस बैंड यहाँ पे है, दोनों के बीच में कितना ज्यादा गैप है। इतनी एनर्जी जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन को जब इस गैप के बराबर, कम से कम इस गैप के बराबर एनर्जी मिलेगी, तब जाके वो यहाँ पे आएंगे और हीट और इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट करेंगे, और इतना ज्यादा एनर्जी दे पाना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। जबकि इंसुलेट सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये गैप थोड़ा कम होता है, इसके कंपैरेटिवली काफी कम होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो लिखा है कितना होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी लेस देन होता है, और यहाँ पे एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है, और यहाँ तो ओवरलैप कर ही रहे हैं, तो यहाँ कोई गैप क्रिएट ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होने की वजह से यहाँ जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन ये सब प्रेजेंट होते हैं वैलेंस बैंड में, इनको एनर्जी मिलती है जब सफिशिएंट एनर्जी गैप के बराबर या इसके इक्विवेलेंट कह लो या इससे थोड़ा सा ज्यादा हो, तो तुरंत जंप करके इलेक्ट्रॉन इसमें आना शुरू हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन हमारे चार्ज कैरियर का काम करते हैं, जिससे कि हमारा हीट भी फ्लो होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं आपको ये काफी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।